नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी में मिशन रोजगार की शुरुआत। 36,590 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र उनको सौंप दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल तौर पर शिक्षकों से बात भी की और माता पिता के बाद शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है। तो बात करते वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि माता पिता के बाद शिक्षकों की ही जिम्मेदारी होती है, ज्ञान का कोई समय तय नहीं होता है। तो मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 36,590 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और साथ ही कुछ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद दिए और बाकी सभी को वर्चुअल तौर पर नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। साथ ही शिक्षकों से बात भी की और बात करते वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माता पिता के बाद शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है और ज्ञान का कोई समय तय नहीं होता। तो बता दें आपको कि मिशन रोजगार के तहत 69,000 शिक्षकों की भर्ती की गई थी, जिसमें से अब 36,590 शिक्षक हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं और इससे पहले 16 अक्टूबर को 31,227 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे और साथ ही उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है। और सांकेतिक रूप से उनमें से 5 शिक्षकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथ से नियुक्ति पत्र सौंपे थे। बाकी सभी को नियुक्ति पत्र जिले के विधायकों, सांसदों या फिर बड़े अधिकारियों द्वारा सौंपे गए। साथ ही वर्चुअल तरीके से संवाद भी किया और आज एक बार फिर से जो बचे हुए सहायक अध्यापक के पद के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे जाने थे 36,590 उन अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। साथ ही वर्चुअल तरीके से उनसे बात की, संवाद किया। हम कूप मंडूप नहीं हो सकते और कोई व्यक्ति केवल ज्ञान की कोई एक सीमित संकीर्ण दायरे तक कैद करके रखता है तो योग्य शिक्षक कभी नहीं हो सकता। एक विराट दायरा है ज्ञान का, इसलिए जहां कहीं अच्छा है उसे अपने देश की सुरक्षा, उसकी परंपरा, उसकी सांस्कृतिक विरासत, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें अंगीकार करना और फिर उसका उन बच्चों तक उसे ले जाना जो देश के भाग्य के निर्माता बन सकते हैं, उन तक पहुंचाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं सभी नवनियुक्त शिक्षकों से अपील करूंगा कि ये नियुक्ति की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जब पूरा दुनिया कोविड-19 के खतरे से डरी हुई है, तब उत्तर प्रदेश सरकार आप लोगों के लिए लड़ रही थी कोर्ट में। तब उस समय बेसिक शिक्षा परिषद आपके चयन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। ये केवल इसलिए अच्छे शिक्षक आ सकें और प्रदेश के गरीबों के, प्रदेश में हर तबके के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत ठोस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सकें। तमाम प्रकार के नए अनुसंधान, नए प्रयोग पिछले 2.5-3 वर्षों के अंदर हुए हैं और मुझे लगता है आप जैसे योग्य शिक्षक अगर आप आगे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। हम कूप मंडूप नहीं हो सकते। तो मिशन रोजगार के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। 69,000 शिक्षक भर्तियां की गई, जिसमें लगभग 67,867 सहायक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र अब सौंप दिया गया है। आज ये दूसरे दौरे की नियुक्ति पत्र सौंपने की प्रक्रिया थी और इससे पहले 16 अक्टूबर को 31,227 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए और अगर आज की बात करें तो 69,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। तो गाजियाबाद से खबर, जहां पर किसानों के बीच पहुंचे अजय लल्लू। किसानों के साथ मिलकर यूपी गेट पर हवन किया। कांग्रेस शुरू से ही इस बिल का विरोध कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर किसानों के बीच पहुंचे हैं अजय कुमार लल्लू और किसानों के साथ मिलकर यूपी गेट पर उन्होंने हवन भी किया और साथ ही उन्होंने ये बातें कही कि कांग्रेस शुरू से ही इस बिल का विरोध कर रही है। भाकियों को लेकर अजय कुमार लल्लू का बड़ा बयान है और बयान देते वक्त उन्होंने कहा कि भाकियों द्वारा दिए गए समर्थन को दिखावा बताया है। अजय कुमार लल्लू के बयान पर भाकियों के
एनसीआर अध्यक्ष मांगे राम ने कहा कि किसानों को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जिन्होंने किसानों के बीच पहुंचकर हवन किया यूपी गेट पर, और साथ ही कहा कि शुरू से ही इस बिल का विरोध कांग्रेस कर रही है। साथ ही भाकियों को लेकर अजय कुमार लल्लू ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि भाकियों द्वारा जो समर्थन दिया जा रहा है वो सिर्फ दिखावा है। और इस बात पर जवाब देते हुए भाकियों के एनसीआर अध्यक्ष मांगे राम ने कहा कि किसानों को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम मांगे राम त्यागी है और मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ एनसीआर का। जी, आज कांग्रेस से कुछ नेता पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कांग्रेस के नेता आए हैं, यहाँ से सड़क निकल रही है, सड़क पे किसान बैठे हैं, हवन था। हाँ। आए वो आके यहाँ पे अपना समर्थन देने के लिए आ गए। कौन नेता थे, क्या नाम था इनका? अजय कुमार लल्लू जी बता रहे हैं लोग, और ये वही होंगे, प्रदेश अध्यक्ष है वैसे। तो और ये आए हमारे बीच में, और मेरा कहना सिर्फ ये है कि केवल किसान को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तो बीजेपी मंचों से यही बात कह रही थी, बिल्कुल सेम टू सेम जो आज बात लल्लू जी यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं। और जब कल लल्लू जी की सरकार आ जाएगी तो फिर बीजेपी यही बात कहेगी। और आज बीजेपी की सरकार है तो लल्लू जी किसानों को पूरा भरोसा दिला रहे हैं। लेकिन पिछले वर्षों में जब तक इनकी सरकार रही, इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को नकार दिया, नहीं माना। किसान की बात ना इनकी सरकार में सुनी जाती है, सरकार किसान की बात ना बीजेपी की उसमें सुनी जाती है। और जब किसान आंदोलन करता है तो केवल विपक्ष के लोग उसे समर्थन देने का काम करते हैं। तो नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का डेरा, हंगामा कर रहे किसानों ने नारेबाजी की और दिल्ली नोएडा मार्ग प्रदर्शन के चलते बंद है। अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं किसान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है एमएसपी को लेकर और 3 खेती बिलों को लेकर, अब नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का भी डेरा लगातार जमा हुआ है। हंगामा कर रहे किसानों ने नारेबाजी भी की और साथ ही दिल्ली नोएडा मार्ग प्रदर्शन के चलते बंद भी है। तो अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं किसान। हालांकि आज 5वें दौर की वार्ता है सरकार के साथ, तो देखना होगा कि आगे ये प्रदर्शन खत्म होगा या फिर और भी ज्यादा उग्र रूप लेगा। देखिए, पुलिस रोक रही है, पुलिस का काम अपना करने का है, हमारा काम अपना करने का है। देखिए, सरकार की यही तो नीतियां हैं कि उधर भी कोई नेता या अभिनेता या आईएएस आईपीएसों के बच्चे नहीं हैं जो सचिवालय में नौकरी कर रहे हैं, उनके लड़के नहीं हैं उस साइड में। उधर जवान और इधर किसान, दोनों को ये आपस में लड़ाने का काम सरकारें हमेशा से करती आई हैं और कर रही हैं, आज भी कर रही हैं। वो अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। अगर हमें उनकी लाठी से मरना पड़ा या उनको किसी को हमारी निकलने से चोटें आई तो इसके लिए ये सरकारें जिम्मेदार हैं। भैया, ये रोड जाम किया है ना, तो पहले हमने किया था ना अभी हमने किया है। ये रोड जाम किया है आपकी दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली सरकार ने, ठीक है। हमें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। पहले हम जा रहे थे चुपचाप रामलीला ग्राउंड में, अब हम जाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने। भैया, मेरे देश का प्रधानमंत्री है कि मैं अगर उससे नहीं मिलूंगा तो क्या पड़ोसी देश का मिलने आएगा मेरे प्रधानमंत्री से? आप बताओ। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हमारे किसान आयोग का गठन करिए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने आपको 20 सूत्री ज्ञापन दिया है, आप वो पूरी डिमांड पूरी करिए। इसमें हम कौन सी गलत डिमांड कर रहे हैं? आपने एक आलू के 10 टुकड़े करके आप उसका रेट फिक्स करते हो 5 रुपये, 10 मक्के के दाने पैक करके आप उसका रेट फिक्स करते हो 10 रुपये। पैदा हम कर रहे हैं, फसल का दाम आप लगाओगे, तो आपको फिक्स करने में क्या दिक्कत हो रही है? हमारी फसल को आप अधिकार हमें दीजिए ना, हम अपनी फसल। तो रमेश परिहार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश, क्योंकि किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, 9 दिन हो गए हैं प्रदर्शन करते हुए और आज 10वां दिन है और आज 5वें दौर की सरकार के साथ बैठक भी है किसानों की, लेकिन इनके प्रदर्शन के चलते नोएडा दिल्ली मार्ग बंद है। और कौन कौन से मार्ग बंद है और किस तरह की समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने रोड जाम कर दिया है, दोनों तरफ से रोड जाम है और जो नोएडा का यातायात है पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से बैरियर वगैरह लगा के इनको रोकने की पूरी कोशिश की गई है कि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली में प्रवेश ना कर सके।
ठीक रमेश, क्योंकि किसान अब लगातार हंगामा भी कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, जिस तरह से आज की ये बैठक है, या तो किसानों में उम्मीद कम है बैठक को लेकर या फिर दबाव बनाने की कोशिश है, क्या बात है? नहीं, देखिए, जैसे किसानों का देखना मानना है कि ये 5वीं वार्ता है। इस वार्ता में जो समस्या है इसका निराकरण हो जाता है, हल हो जाती है समस्या, तो हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम पूरी तैयारी में हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, चाहे पुलिस कितनी फोर्स लगा ले या कुछ भी कर ले, हम दिल्ली जाकर रहेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका रमेश तमाम जानकारी के लिए। मथुरा से खबर है, जहां पर धोखाधड़ी में 3 नामचीन बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष डीपी गोयल ने ये मामला दर्ज कराया है। कोर्ट के आदेश पर थाना हाईवे में मामला दर्ज कराया गया है। पैसे लेने के बाद भी 10 साल तक प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की गई। तो मथुरा से खबर, जहां पर धोखाधड़ी में 3 नामचीन बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष डीपी गोयल ने ये मामला दर्ज करवाया है। तो कोर्ट के आदेश पर थाना हाईवे में ये मामला दर्ज करवाया गया। पैसे लेने के बाद भी 10 साल तक प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की, जिसकी वजह से 3 नामचीन बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष डीपी गोयल ने ये मामला दर्ज कराया है। तो 10 साल हो गए, लेकिन फिर भी पैसे लेने के बावजूद प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की गई। थाना हाईवे पे एक FIR पंजीकृत की गई है 872/20। ये माननीय न्यायालय के आदेश से अभियोग पंजीकृत हुआ है। उपरोक्त अभियोग में 3 लोग नामजद हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं श्री डीपी गोयल जी। उनके भाई से सन 2009 में श्रीजी ग्रुप के डायरेक्टर प्रदीप कुमार, सुदीप कुमार और श्री राम अग्रवाल ने पैसे लिए 6.5 लाख रुपये। उन्हें प्लॉट बुक कराया सेक्टर 5 में, और जिस टाइम वो बुकिंग हुई उस टाइम उन्हें बताया कि ये जो कॉलोनी वो डेवलप कर रहे हैं वो MDDA से अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड होने की वजह से उन्होंने वहाँ प्लॉट परचेज़ किया। बाद में जानकारी करने में पता चला कि 2012 तक तो वो अप्रूव्ड ही नहीं थे। 2012 में जाके वो अप्रूव्ड हुई, और आज तक भी वो जो पेमेंट लिया था इन्होंने, उसके बाबत उन्होंने प्लॉट का बैनामा नहीं किया। काफ़ी कहने के बाद भी जब प्लॉट का बैनामा नहीं किया तो माननीय न्यायालय की शरण में गए, और कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इन्हें अपराधी पाते हुए मुकदमा दर्ज कराया थाना हाईवे पे। मुकदमा अपराध संख्या 872/2020 अंतर्गत धारा 406, 420। गगन, इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गगन, 10 साल हो गए और प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हुई है। अब ये जाकर FIR दर्ज कराई गई है, तो अब पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है? जी देखिए, मैं बता दूं आपको कि ये पकड़ जो 2009 का है, 2009 में जो है अपनी कॉलोनी को अप्रूव बताकर धोखाधड़ी करके बेची गई थी। उसके बाद उस समय जब एडवांस लिया गया, लेकिन उसके बाद भी आज तक जो है, यानी कि 10 साल के बाद तक जो है अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई गई है। उसके बाद जो जिसने प्लॉट खरीदा है वो न्यायालय की शरण में गया। न्यायालय की शरण में जाने के बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। ठीक, अब जैसे मुकदमा दर्ज कराया तो किसी की अभी तक गिरफ्तारी हुई है? जी नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। दूसरा पक्ष भी अपना पक्ष रखने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने लंबे समय से रजिस्ट्री नहीं हुई है, लगातार धोखाधड़ी के आरोप लगते रहे हैं। पहले पूर्व में भी इनके ऊपर। लेकिन गगन, 10 साल बहुत लंबा समय होता है, और क्या इस प्लॉट के लिए तीनों ही बिल्डर जिम्मेदार हैं? 3 नामचीन बिल्डरों के ऊपर आरोप लगा है। प्लॉट कितने हैं? प्लॉट क्या एक ही है? और 10 साल बहुत बड़ा वक्त होता है, और पैसे दे दिए गए, उसके बावजूद रजिस्ट्री नहीं की गई। ये पूरा क्या माजरा है, मैं जानना चाहूंगी आपसे। जी मैं बता दूं आपको कि जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी के तीनों ही प्रोपराइटर हैं और तीनों ही उस कॉलोनी के देख-रेख करते हैं। जब इन्होंने प्लॉट बेचा था तो कहा गया था कि ये MBDA से अप्रूव्ड है, लेकिन जबकि 2009 में अप्रूव्ड के लिए कहा गया था, लेकिन बाद में क्लियर हुआ कि अप्रूवल इनको 2012 में मिला है। तो पहले भी धोखाधड़ी हुई उसके बाद, लेकिन आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा आरोप है। ठीक गगन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बरेली से खबर, जहां पर कोरोना वैक्सीन की तैयारी में प्रशासन जुट चुका है। जिले में 4 चरणों में वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन रखने के लिए स्टोर रूम बनेगा, और स्टोर करने की तैयारी में प्रशासन जुट चुका है। सरकार के आदेश पर बरेली में वैक्सीन लगाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। तो जैसे कि
कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि अब कुछ ही हफ्तों में कोरोना वैक्सीन आने वाली है, जिसकी सौगात देशवासियों को मिलेगी। उसके बाद अब बरेली में इसको लेकर कवायद तेज हो गई है, तैयारियां की जा रही हैं, कोल्ड स्टोर लगाने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही सरकार के आदेश पर बरेली में ये वैक्सीन लगाने की जो तैयारियां चल रही थी, अब तक धीरे धीरे उन्होंने तेजी पकड़ ली है। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर ईंट से हमला कर युवक की हत्या कर दी गई। आपसी विवाद को लेकर युवक की हत्या की गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हुआ। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पलिया कोतवाली क्षेत्र के सरखना पूरब गांव का ये पूरा मामला है। लखीमपुर खीरी से ये खबर, जहां पर ईंट से हमला कर एक युवक की हत्या की गई। तो आपसी विवाद को लेकर युवक की हत्या की गई। लिया थे, सूचना हमको मिली कि मर्डर हो गया है। मर्डर हो गया है तो हम पलिया सीधे भागते आए गांव अपने। बोले बंदों ने मर्डर किया है। तो हमने किसने किया है? तो गांव वालों ने बताया करण नाम के व्यक्ति ने किया मर्डर। किसका? सुमित कुमार सनाब गिरधारी लाल। हम तो इसकी वजह से बातों में हो रहा था। ठीक, खाली लड़ाई कुछ नहीं थी, गारी गरोजा कुछ नहीं हुआ था। और खाली उसने जिस सुमित्र ने खाली ये कहा था महाराजा, तो करण ने कहा मेरा नाम क्यों ले रहे हो? तो उसने पकड़ के गलाबान नाली में ढकेल दिया। ठीक, और तो नाली में ढकेल दिया तो उसको वो चला गया। फिर वहाँ से आ दौड़ के फिर वो दोनों सुमित्र और वो दोनों फिले बुटे, तो हम लोगों ने छुड़ाया। ठीक, हम भाई ने छुड़ाया, फिर उनको अलग अलग कराया। फिर करण ने फ़ोन किया, दो भाइयों को बुलाया, ठीक, सतीश और केवी को। ठीक, तो उसने रामपुर से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों ने रोड जाम किया। अजीम नगर में मुरसैना चौकी के पास यह हादसा हुआ। तो एक तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को टक्कर मारी और बाइक पर सवार 3 लोगों की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। और इस हादसे के बाद परिजनों ने रोड को जाम किया। अजीम नगर में मुरसैना चौकी के पास ये हादसा हुआ। मेरठ से खबर, जहां पर प्रधान ने पूर्व प्रधान और उसके बेटे को गोली मारी। नाली के विवाद को लेकर घर में घुसकर हमला किया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरधना के सुरानी गांव का ये मामला है, जहां पर एक प्रधान ने पूर्व प्रधान और उसके बेटे को घर में घुसकर गोली मारी। नाली के ऊपर विवाद था और घर में घुसकर पूर्व प्रधान और उसके बेटे पर हमला किया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरधना के सुरानी गांव का ये पूरा मामला है। कुशीनगर से खबर, जहां पर लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। हाटा तहसील में तैनात है घूसखोर लेखपाल रविकांत मौर्य। एसडीएम ने घूसखोर लेखपाल को निलंबित कर दिया है। कुशीनगर के हाटा तहसील का ये पूरा मामला है। ये वीडियो है जिसमें रिश्वत लेते हुए लेखपाल दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं आप, लाल घेरा, इन्होंने रिश्वत ली और अपने स्वेटर में ये रिश्वत के जो पैसे हैं वो रख लिए। तो हाटा तहसील में तैनात है ये घूसखोर लेखपाल रविकांत मौर्य। हालांकि एसडीएम ने घूसखोर लेखपाल को निलंबित कर दिया है। तो कार्रवाई इस वीडियो के वायरल होने के बाद लेखपाल के ऊपर कर ली गई। और कितना दिया जाए? हमारे कुछ होंगे दिया जाए, तब वो 100, 200, 500। कल शाम को ये वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो को देखा गया, उसमें हमारा एक लेखपाल है जिसका नाम रविकांत। वो वीडियो किस स्थान का है तो जांच का विषय है। फिलहाल उस वीडियो का संज्ञान लेकर के लेखपाल को निलंबित किया गया और पूरे प्रकरण की जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश विशेष के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।